सीढ़ी है जिसके पैरों में संसाधनों की बेड़ियां हों। लेकिन क्या होगा जब उसी सीढ़ी पर ऐसे लोग भी चढ़ने लगें जिनके पास बेहतर स्कूल है, महंगी कोचिंग है और मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि रही हो। यूपीएससी 2025 के नतीजों ने यही सवाल देश के सामने खड़ा किया है। 998 उम्मीदवारों में 104 ईडब्ल्यूएस कोटे से चुने गए, लेकिन जब इन 104 नामों की परतें खुली तो बहस शुरू हो गई। कुछ नाम ऐसे मिले जो निजी स्कूलों में पढ़े हैं, नामी कोचिंग में लाखों रुपए खर्च कर आए हैं और प्रतिष्ठित संस्थानों से निकले। दूसरी तरफ ऐसे भी चेहरे हैं जिनके पिता सुरक्षा गार्ड हैं, कोई कुली की बेटी है तो कोई खेतों में पसीना बहाने वाले परिवार से आया है। यानी कि एक ही सूची में संघर्ष की कहानी भी है और सवालों की कहानी भी। अब देश पूछ रहा है कि क्या ईडब्ल्यूएस का लाभ सभी हाथों तक पहुंच रहा है? कहीं सिस्टम की परिभाषा ही कमजोर तो नहीं पड़ गई है? समझिए.com में आज मैं इसी को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको पता है कि कई सारी परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं, देश में गंभीर सवाल उठ रहे हैं, हर कोई सवाल पूछ रहा है। ऐसे में यूपीएससी 2025 में कुछ सवाल उठे हैं। उन सवालों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। दिन रात एक करके पसीने की हर बूंद को स्याही बनाकर छात्र इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर उसी इम्तिहान की तराजू में कुछ ऐसे रसूखदार लोग अपने प्रभाव का वजन डाल दें जो हक मारते हैं उन मासूमों का जो वास्तव में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही सनसनीखेज और झकझोर देने वाली दास्तां लेकर आया हूं, आपके सामने लेकर रख रहा हूं, जहां पर गरीबी का नकली चोला ओढ़कर संपन्न परिवारों ने उस कोटे में सेंध लगा दी है जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए बना था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाया गया ईडब्ल्यूएस कोटा आज विवादों और कौतूहल के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जिसने पूरी व्यवस्था को साख पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। कड़वा सच क्या है? यूपीएससी 2025 का कड़वा सच मैं आपके सामने लेकर आया। आंकड़ों के उस मायाजाल में जिसने पूरे देश को प्रशासनिक और सामाजिक गलियारों में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है, यूपीएससी 2025 के अंतिम नतीजों की घोषणा होती है, जिसमें से कुल 958 भाग्यशाली उम्मीदवारों का चयन देश की सर्वोच्च सेवाओं के लिए किया जाता है। इन 958 नामों में से 104 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटे के तहत सफलता का परचम लहराया। नियम कहता है कि यह कोटा उन परिवारों के बच्चों के लिए है जिनके पास पढ़ाई के लिए बुनियादी साधन नहीं है, जिनकी आय अत्यंत सीमित है। लेकिन इन 104 उम्मीदवारों की पारिवारिक और शैक्षणिक कुंडली की अगर बात करें तो 104 अभ्यर्थियों में से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक ढांचा किसी भी कोण से कमजोर नहीं है, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि बेहद मजबूत और रसूखदार माने जाने वाला ये परिवार है जहां से ये बच्चे आए। इसी वजह से आज देश के चौक चौराहों से लेकर संसद तक ये बहस छिड़ी है कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ वाकई उसके असली हकदारों तक पहुंच रहा है या फिर ये संपन्न वर्ग के लिए पिछले दरवाजे से सिविल सेवा में एंट्री का एक आसान जरिया बन चुका है। बहुत बहस चल रही है। लाखों ऐसे छात्र हैं जिनको लेकर चर्चा इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लाखों उम्मीदवार, लाखों छात्र अपने सपने को बनने की कोशिश करते हैं और जब बुनते बुनते उन्हें पता चलता है कि इसकी एक डोर ने पूरी उस धागे का गुच्छा ही खोल दिया और जब वो गुच्छा खुला तो उसमें से जो निकला
वो वाकई समाज को दुख देने वाला, कष्ट देने वाला है। जांच के प्रमुख निष्कर्ष क्या है, क्योंकि इसे लेकर अब जांच हो रही है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब इस पूरे मामले की गहराई से परत दर परत तफ्तीश की गई तो जो ठोस आंकड़े निकलकर सामने आए वे किसी भी संवेदनशील इंसान को हैरान कर देने के लिए काफी है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत चुने गए 104 उम्मीदवारों में से 64.4%, 64.4% यानी कि कुल 67 अभ्यर्थी उम्मीदवार देश के उन प्रतिष्ठित और नामी कोचिंग संस्थानों में पढ़े हैं जहां की फीस लाखों रुपए में ली जाती है। इतना ही नहीं, इनमें से 44.4% यानी कि 46 अभ्यर्थी बड़े निजी स्कूलों से पास आउट हैं, जहां की वार्षिक फीस 45,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक बताई गई है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जो परिवार अपने बच्चों को लाखों रुपए की कोचिंग दिला सकता है, महंगे प्राइवेट स्कूलों का खर्च उठा सकता है, उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में कैसे शामिल किया जाए। इसके अलावा 26.9% अभ्यर्थी ऐसे परिवारों से आते हैं जिनका अपना स्थापित कारोबार और व्यवसाय है, बिजनेस है। करीब 10% उम्मीदवार तो कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी भी कर चुके थे। इन प्रतिष्ठित संस्थानों में आईआईटी, एनआईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन आप यूपीएससी में शामिल हो जाते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन इस घने अंधेरे के बीच सिक्के के दो पहलू भी हैं जो हमें पूरी तरह हताश होने से रोकता है और व्यवस्था में कुछ उम्मीद जगाता है। जहां पर एक तरफ रसूखदारों की चालाकी सामने आई है, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो सचमुच त्याग और लगन की बेमिसाल दास्तान है। हर चीज नेगेटिव नहीं होती है ना, आपको नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ती है, नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढनी पड़ती है। इस ईडब्ल्यूएस सूची में कुछ ऐसे उम्मीदवार भी शामिल हैं जो सचमुच में घोर आर्थिक तंगहाली और अभावों के अंधेरे से लड़कर इस मुकाम तक पहुंचे। इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड का बेटा भी है जिसने रात की ड्यूटी के दौरान स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ाई की। एक रेलवे कुली की बेटी है जिसने पैसेंजर के कुतूहल के बीच अपनी एकाग्रता को टूटने नहीं दिया। एक बस कंडक्टर का बेटा है जिसने तंग गलियों के सफर को अपनी सफलता का रास्ता बना लिया। और कई ऐसे किसान और दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे भी हैं जिनके माता पिता ने अपनी जमीन और आखिरी गहने गिरवी रखकर अपने बच्चों के सपनों को जिंदा रखा। ये वो असली चेहरे हैं जिनके लिए देश के संविधान और संसद ने इस कोटे की कल्पना की थी। लेकिन आज दुख की बात है कि इन असली संघर्ष करने वालों की सीटों को वो लोग छीन रहे हैं जिन्हें कभी पैसों की कमी का सामना करना नहीं पड़ा। वो कभी अभावों में जिए नहीं और अभावों में पढ़े नहीं। तफ्तीश के बाद जो बुनियादी और तीखे सवाल उठ रहे हैं उसमें सरकार, समाज और प्रशासन अपनी आंखें चुरा नहीं सकता है। सबसे बड़ा और मूल सवाल यह है कि यदि कोई परिवार अपने बच्चे को दिल्ली या किसी अन्य बड़े शहर के महंगे कोचिंग हब में भेजकर लाखों रुपए खर्च कर सकता है, आलीशान होटल और हॉस्टल्स का खर्चा उठा सकता है और बिना किसी आर्थिक दबाव के सालों साल यूपीएससी जैसी लंबी और अनिश्चित तैयारी का भारी भरकम खर्च वहन कर सकता है, तो क्या उसे नैतिक और कानूनी रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में रखा जाना चाहिए? क्या ये उन गरीब बच्चों के साथ सीधे तौर पर अन्याय नहीं है जो संसाधनों के अभाव में पुरानी किताबों तक नहीं खरीद पाते? क्या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने और उसकी जांच करने की जो मौजूदा प्रक्रिया है वो बेहद ढीली और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है? इसमें तुरंत आमूल चूल
परिवर्तन और बदलाव करने और जांच को अत्यंत सख्त करने की जरूरत है। लेकिन क्या गंभीरता से कोई विचार कर रहा है? सरकार क्या करे? सरकार का मकसद क्या है? आइए इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें। जब देश की संसद ने इस ऐतिहासिक कानून को पारित किया था, तब सरकार का एक मकसद था, एक नेक मकसद था। सरकार का उद्देश्य क्या था? कि भाई बेहद पवित्र उद्देश्य था, सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ उद्देश्य था, उसे बढ़ावा लेने के लिए उद्देश्य था। मकसद था कि समाज के उस सामान्य वर्ग के गरीब तबके के बच्चे देश की मुख्य धारा में शामिल हो सके, जो आर्थिक तंगी के कारण प्रतिभावान होने के बावजूद पीछे छूट जाते हैं। सरकार चाहती थी कि एक गरीब किसान का बेटा, एक रेहड़ी पटरी वाले का बच्चा भी आईएएस और आईपीएस, आईएफएस बनकर देश की नीति निर्धारण में अपनी भूमिका को निभा सके। इस कोटे को लाने के पीछे सोच यही थी कि आर्थिक असमानता किसी भी मेधावी छात्र के रास्ते का रोड़ा न बन सके। सरकार ने 8 लाख रुपए की जो सालाना सीमा तय की। मैं आपको यह भी बता दूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन आता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी 8 लाख रुपए, परिवार का जो भी मुखिया हो, उसकी कमाई 8 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, 8 लाख रुपए से कम हो। तो यह तय की वो इसलिए थी ताकि एक बड़ा और न्याय संगत दायरा कवर हो सके। लेकिन सरकार को जो शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि इस उदार सीमा का दुरुपयोग देश के चालाक और रसूखदार लोग इस तरह करेंगे कि असली जरूरतमंद लाइन के आखिरी छोर पर ही खड़ा रहकर कोई लुट जाएगा, रसूखदार आएगा और यह मलाई खाकर चला जाएगा। मैं आपको रुककर यहां कुछ समझाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि 2025 के यूपीएससी के एग्जाम में यह विसंगति, यह कमी नजर आई है। इसके पहले 2024, 2023, 2022 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो दुरुपयोग है, वो दुरुपयोग लगातार हो रहा है। मैंने स्वयं पिछले साल इस स्टोरी को किया, इस खबर को किया और मैंने बताया कि किस तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मजेदार बात है कि हमारे ही देश में 2023, 2022, 2021 या उसके पहले तमाम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा उठाकर यूपीएससी में चयनित हो गए और जब उनके नाम निकल कर आए, उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जो भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का कैडर अलॉटमेंट हुआ, किसी का उत्तर प्रदेश, किसी का मध्य प्रदेश, किसी का छत्तीसगढ़, किसी का महाराष्ट्र, वहां पर इस बात की शिकायत भी हुई, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि एक बड़ी लॉबी है। जब आप देश के उस वर्ग में शामिल हो जाते हैं, नीति निर्धारण के वर्ग में शामिल हो जाते हैं, तो इस देश की व्यवस्था पे कोई और नहीं बैठा है, बल्कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बैठा है। और जब पता चलता है कि किसी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस पर उंगली उठ रही है, तो वो सिस्टम उसके साथ खड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस कैटेगरी का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ शिकायतें भी उन राज्यों में हुई हैं, लेकिन आज तक सरकारों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब इस पूरी व्यवस्था में दिक्कत कहां है? खराबी नियत में या फिर उस सिस्टम में है जो इस नियम को जमीन पर लागू करता है? असल दिक्कत यह है कि भारत में किसी भी व्यक्ति की वास्तविक पारिवारिक आय को ट्रैक करना बेहद पेचीदा और मुश्किल काम। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में जहां पर जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटल तो हुआ है, लेकिन उसकी वास्तविक बाजार कीमत और उनसे होने वाली असली आय को छुपाना बेहद आसान है। कई कारोबारी परिवार अपनी आय को टैक्स रिटर्न में जानबूझकर बेहद कम दिखाते हैं ताकि वे टैक्स से बच सकें। साथ ही उनके बच्चों को ऐसे सरकारी कोटे का दोहरा लाभ मिल सके। दूसरी बड़ी दिक्कत है जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत। एक पटवारी, एक तहसीलदार या एक छोटा सा दफ्तर चंद रुपयों की रिश्वत और राजनीतिक दबाव में किसी भी संपन्न व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर होने का सरकारी ठप्पा लगा देता है। कानून में संपत्ति के जो नियम बनाए गए हैं उनमें कई ऐसे कमियां यानी कि लूप होल्स छोड़ दिए गए हैं जिनका फायदा उठाकर रसूखदार लोग आसानी से बच निकलते हैं। क्या सुधार हो पाएगा?
क्या सुधार की जरूरत है? अब जब बीमारी पूरी तरह से सामने आ चुकी है, और यह अभी नहीं आई है, ये 2024 के यूपीएससी, 2023, 2022, 2021 लंबे समय से इस बात की शिकायत